नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिखा है ईशान बख्शी साहब ने। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही काम करते हैं। संपादकीय किस चीज़ पे है? हाल के बजट में जब बजट पेश किया निर्मला सीतारमण साहिबा ने, तो उन्होंने बताया कि इस साल सरकार डिजिटल करेंसी आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। डिजिटल करेंसी को लेकर भारतीय सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उनमें कई तरह के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर आए उफान ने देश और दुनिया भर की सरकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनको भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने की ज़रूरत है। तो जब निर्मला सीतारमण साहिबा ने साफ कर दिया कि भारत डिजिटल करेंसी ला रहा है, तो रिजर्व बैंक ने उस पर पायलट प्रोजेक्ट जारी कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, काम चल रहा है। उसको लेकर ये संपादकीय है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले आरबीआई को किन किन 5-6 बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिंदुवार हम उनकी चर्चा करेंगे। ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। ब्रॉड आउटलुक ये है कि वही बजट में बात जब हो चुकी है डिजिटल करेंसी की, तो आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यानी कि किन किन चीज़ों में से क्या ध्यान रखना होगा कि वो एक सेंट्रलाइज्ड लेजर पर होगा या फिर एक वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर होगा। क्या होता है इसका मतलब, आगे जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी टोकन बेस्ड होगी या खाता बेस्ड होगी, इनके भी क्या मतलब है, डिटेल में जानेंगे। उसके बाद सप्लाई कैसे तय होगी कि कितनी डिजिटल करेंसी मार्केट में रहेगी। चौथी बात कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कम रहती है तो इसके क्या असर हो सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उसकी भी बात होगी। उसके बाद बात होगी कि भारत कैसे एक कैश रिच इकॉनमी है, कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के उलट जो इस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर आ रही हैं अर्थव्यवस्थाएं, उनसे उलट भारत एक कैश रिच अर्थव्यवस्था है। तो उस हिसाब से भी हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और फिर आखिरी में इस बात पर बात की गई है कि डिजिटल करेंसी को आरबीआई जारी कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इनको कहा जाता है। तो सीबीडीसी ये तो रिजर्व बैंक की डायरेक्ट लायबिलिटी होगी, इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो शामिल नहीं होंगे। इस बात का क्या अर्थ है, ये बात क्यों कही जा रही है, डिटेल में हम आगे जानेंगे। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत में वही कहानी, निर्मला सीतारमण साहिबा ने कहा कि डिजिटल करेंसी आने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ले आएगा और कहा जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। लेकिन संपादकीय कहता है कि उसके कई फीचर्स होने वाले हैं जिस पर आरबीआई को निर्णय लेना होगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी अपने आप में दुनिया में एक नया फिनोमिना है, इस्टेब्लिश्ड फिनोमिना नहीं है कि पता हो कि इसके यही फीचर होते हैं। तो कई चुनाव हर सेंट्रल बैंक को, जैसे भारत में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर सेंट्रल बैंक को करने पड़ रहे हैं। भारत में चुनाव करते समय आरबीआई को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी चर्चा शुरू होती है। पहला चर्चा तो इसी बात पे है कि जो डिजिटल करेंसी है वो एक तकनीकी स्ट्रक्चर पर, एक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे खड़ी होती है। वो उस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर का चुनाव करना होगा, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होगा या जैसे कि बिटकॉइन है, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड लेजर होगा जैसे आमतौर पे करेंसी होती हैं। अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मान लीजिए कि एक ऐसा गूगल डॉक्यूमेंट जिसकी एक्सेस सबके पास है, सब लोग देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें क्या बदलाव कर रहा है, कब कब बदलाव कर रहा है। तो जो ओपन एक्सेस डॉक्यूमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, वो कई लोगों के लिए खुला है, उसमें एक पारदर्शिता है। पारदर्शिता क्रिप्टो करेंसीज की एक तरीके से, इस स्तर पर पारदर्शिता क्रिप्टो करेंसीज की एक मजबूती मानी गई है। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है, वो जैसे हमारे नोट हैं आज के, जिनको एक बैंक जारी करता है, पूरा प्रभुत्व कितना जारी किया वो इसके बारे में बता सकता है, लेकिन हम उस सेंट्रल एजेंसी पर ही आश्रित होते हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमें वो टेक्नोलॉजी चुननी होगी कि हम वो सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीयकृत टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं, जैसा बिटकॉइन जिस पे बेस्ड है, कि वितरित तकनीक होगी, बहुत लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देखना सुलभ होगा। अंतर भी है इन दोनों में। क्या अंतर है? कई लोगों का मानना है कि जिस डिसेंट्रलाइजेशन की, वितरित लेजर होने की, लेजर यानी कि खाता बुक, तो इसलिए मैंने गूगल डॉक का उदाहरण लिया था, आप एक्सेल शीट भी समझ सकते हैं, वो खाता बुक जो सब देख सकते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है उसका नुकसान माना जाता है कि वो बहुत धीमा है और इनएफिशिएंट है। क्यों है? क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम्स हैं
जो किसी एक संस्था के, एक बॉडी के अधीन है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट स्पीड से होती हैं। हम आगे भी इस बात की चर्चा करेंगे दूसरे संदर्भ में, यूपीआई जैसे मामलों के संदर्भ में। तो जबकि जो स्लो एंड एफिशिएंट सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो स्लो है। पेमेंट के लिए हमें किस चीज़ को चुनना होगा? सबसे पहले तो आरबीआई को इसी का निर्णय लेना होगा। उदाहरण दिया गया है कि एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन सेटल होने में अमूमन 10 मिनट तक लग जाते हैं। एक बड़ा समय है अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें आज के समय में। तो पहली बात समझ गए आप, चुनाव करना होगा कि कौन सी तकनीक, कौन सा तकनीकी ढांचा उसके अंडरग्राउंड, उसके बैकग्राउंड या फाउंडेशन में होगा। पहला चुनाव ये करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा कि डिजिटल करेंसी जो है वो खाता आधारित होगी या टोकन बेस्ड होगी। मतलब क्या हुआ? खाता आधारित ये हो गया कि जिसका खाता है उस खाते से जुड़ी डिजिटल करेंसी निकलेगी, उसको हमेशा ट्रेस किया जा सकेगा कि ये इस खाते से होते हुए कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रही है। टोकन बेस्ड की वितरित हो गई डिजिटल करेंसी, उसके अपने कुछ कोड हैं। ये कोड किसके पास हैं हम नहीं जानते, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। टोकन बेस्ड को आप इस तरह भी समझ सकते हैं जिस प्रकार आज के नोट हैं। नोट एक बार मार्केट में आ गए, इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर संख्या का नोट जिस पे उस पे करेंसी नंबर है वो किसके पास है। इसलिए उदाहरण हो सकता है टोकन बेस्ड डिजिटल करेंसी का। तो अब जो टोकन बेस्ड डिजिटल करेंसी है कैश, इसका फायदा क्या होता है? एनोनिमिटी रहती है, आप छिपे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, आपकी पहचान सार्वजनिक नहीं है। और अगर बैंक डिपॉजिट के साथ है तो बैंक डिपॉजिटर जो है उसकी पहचान के साथ जुड़ा रहेगा। माना जा रहा है कि अगर इसको बैंकों से बांध दिया जाएगा डिजिटल करेंसी को, तो बैंक्स के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। डिजिटल करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है या तमाम दूसरी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बैंक के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो टोकन बेस्ड रहती है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरे आ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल करेंसी, आम करेंसी को ट्रेस करना इतना मुश्किल है, डिजिटल करेंसी को ट्रेस करना भी मुश्किल होगा और उसमें बहुत बड़े मूल्यों का आदान प्रदान हो सकेगा। तो फिर इन खतरों को भांपकर यहाँ पर भी चॉइस करनी होगी आरबीआई को, क्या कि टोकन बेस्ड या फिर अकाउंट बेस्ड। पहला चॉइस क्या था? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या रखना है, तकनीकी आधार क्या रखना है। दूसरा चॉइस क्या था कि डिजिटल करेंसी कैसी होगी, अकाउंट बेस्ड होगी या टोकन बेस्ड होगी। तीसरी चुनौती पर आते हैं। तीसरा चयन क्या मिल रहा है? हर चयन एक चुनौती है यहाँ पर आरबीआई के लिए कि सप्लाई जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की वो कितनी ज़्यादा होगी और किस में से की जाएगी। क्या जो ऑलरेडी आरबीआई का मैंडेट होता है कि इतना धन मार्केट में होना चाहिए, या आरबीआई हर साल जितना धन मार्केट में लॉन्च करता है, क्या उसी का एक हिस्सा डिजिटल करेंसी में बदल दिया जाएगा, या फिर जो फिजिकल करेंसी, जिसको हम आमतौर पर नोट कहते हैं, सिक्के कहते हैं, जो ऑलरेडी फिजिकल करेंसी है, इसके ऊपर अलग से डिजिटल करेंसी आएगी। ये दोनों चॉइसेस भी रहेंगी, क्योंकि हर साल अगर ये ऊपर से अलग से डिजिटल करेंसी हर साल आएगी तो आरबीआई की अपनी बैलेंस शीट है उसमें बहुत वृद्धि हो जाएगी, बहुत अधिक पूंजी का प्रवाह मार्केट में हो रहा होगा। उसके साथ अपने खतरे आएंगे कि मार्केट में मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ सकती है, जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा मुद्रा के मार्केट में आ जाने के खतरे होते हैं, वो खतरे आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मार्केट में ऑलरेडी जो पूंजी आरबीआई लॉन्च करता है, अगर उसी में से एक हिस्से को डिजिटल करेंसी के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, तो फिर अभी की फिजिकल करेंसी पर बैंक्स जिस प्रकार से ब्याज कमाते हैं या उसके आधार पर वो दूसरों को पैसा ऋण में देते हैं, बैंकों की वो स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी। उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को आधार बनाकर आरबीआई के सामने अभी चयन का संकट क्या है कि जो ऑलरेडी वो हर साल मार्केट में पैसा उतारता है, उसी पैसे में से कुछ हिस्से को डिजिटल करेंसी के रूप में उतारा जाए, या जो पूरा पैसा अब ऑलरेडी है उसके ऊपर अलग से डिजिटल करेंसी की वैल्यू मार्केट में आए। तो ये एक और चुनौती। अब आते हैं कि चौथा चयन या चौथी चुनौती क्या है आरबीआई के समक्ष, कि अगर आरबीआई दूसरा ऑप्शन लेता है कि जो ऑलरेडी मार्केट में पूंजी है उसी का एक हिस्सा डिजिटल करेंसी के तौर पर आएगा, यानी एक लिमिटेड हिस्सा, तो फिर डिजिटल करेंसी सर्कुलेशन में लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड रहेगी तो कंपनियों और लोगों के पास भी वो लिमिटेड रूप से आएगी। अगर उसका इस्तेमाल लिमिटेड रहा तो बैंकों पर वो खतरा कम हो जाएगा। जो अभी सोचा जा रहा है कि लोग अपने डिपॉजिट आम पूंजी में रखने की बजाय डिजिटल करेंसी में रखने लगेंगे, ये खतरे की तरह सोचा जा रहा है। अगर आरबीआई
ये फैसला करता है, दूसरा चयन करता है कि एक बहुत लिमिटेड सीमा में ही डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी, तो बैंकों पर जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा टल जाएगा कि डिपॉजिटर्स अपनी पूंजी बैंकों के पास जमा करने की बजाय अपनी डिजिटल करेंसी में ही अपनी पूंजी को पार्क करेंगे या उस वैल्यू में ही रखेंगे, तो बैंकों के पास वो खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद पांचवा बिंदु क्या है कि सेंट्रल बैंक को ये भी डिसाइड करना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, कि अभी जो करेंसी होती है जब आप उसको बैंक में जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है, क्या जो डिजिटल करेंसी होगी उस पर भी इंटरेस्ट मिला करेगा? तो अगर उस पर इंटरेस्ट मिला और दूसरा उसका क्वांटम यानी उसकी संख्या, मूल्य कितना है, इन दोनों चीज़ों का बहुत असर पड़ेगा भारत की वित्तीय व्यवस्था पर और मौद्रिक व्यवस्था पर, फाइनेंशियल सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी पर। क्योंकि अगर इंटरेस्ट बियरिंग है डिजिटल करेंसी तो फिर वो बैंक डिपॉजिट का एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। लोग क्यों बैंक में डिपॉजिट करें अगर डिजिटल करेंसी में भी उनको ब्याज मिल रहा है? डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन फास्ट होने वाला होगा, डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे, आरबीआई बैक्ड होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। बैंक डिपॉजिट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उभरेगा तो फिर डिपॉजिट जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में आएंगे। बैंकों का फंडिंग का जो सोर्स है, हमने जिक्र किया, बैंक क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपको कुछ ब्याज देते हैं, वो पैसा इकट्ठा होता है, उसको अधिक ब्याज पर वो कंपनियों को देते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, या वो लोगों को लोन देते हैं, लोग इससे अपने घर बनाते हैं या कंपनीज इस्टेब्लिश करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बैंकों के पास अगर ये पूंजी चली जाएगी तो बैंकों को जो पूंजी लोन के रूप में देनी होती है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लोग तो बहुत कम ब्याज पे अपना पैसा जमा करते हैं बैंकों में, अगर बैंकों को मार्केट से पैसा उठाना पड़ा लोन में देने के लिए तो पूंजी की कीमत बढ़ जाएगी। पूंजी की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर एक नया संकट पैदा हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। तो आरबीआई को इस बात पर भी एक निर्णय लेना होगा कि इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट नहीं देना है डिजिटल करेंसी पर। उसके बाद आता है छठा बिंदु। छठा बिंदु ये है कि जो कैश का इस्तेमाल है उससे वो भी एक पॉइंट है जिसको कंसिडर करना होगा बैंक को। किस प्रकार से कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका और स्वीडन, उनसे अलग भारत में आज भी कैश का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। भारत में जो कैश टू जीडीपी परसेंटेज है वो डिमोनेटाइजेशन से पहले जो था, नोटबंदी से पहले जो ये रेशियो था उससे अधिक है, यानी आज कहीं ज़्यादा नोट है सर्कुलेशन में नोटबंदी से पहले, ये एक सच है। दूसरा, ये रेशियो भी बहुत अधिक है। कई लोग कहते हैं कि जीडीपी बढ़ गई इसलिए नोट बढ़ गए, नहीं, जीडीपी और करेंसी का जो रेशियो है वो भी बढ़ा है। तो यानी कि पहले से हर मुकाबले, डिमोनेटाइजेशन के मुकाबले भारत में कैश का स्तर बढ़ा है। तो अगर फिजिकल करेंसी को लिमिट करने की बात फिर से होती है, डिजिटल करेंसी पर जाने की बात होती है, तो वो अर्थव्यवस्था पर फिर से एक प्रभाव डाल सकती है। किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती है? क्योंकि लोग आज भी अधिकतर भारत में कैश पर डिपेंडेंट हैं, खास तौर पर जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, इनफॉर्मल इकॉनमी है, जिसमें खेती का एक बड़ा सेक्टर आ जाता है, वो तमाम सेक्टर्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। लोगों को आज भी नोटबंदी के दौर को याद कर लेना चाहिए, उनको ध्यान आ जाएगा कि इससे क्या क्या संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके उलट ये कहा जाता है कि डिजिटल करेंसी जैसी चीज़ें फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाएंगी, जो रोज़गार है उनको औपचारिक रोज़गारों में बदलने की ओर अग्रसर करेंगी। फॉर्मलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली अर्थव्यवस्था के फॉर्मल क्षेत्र में रोज़गारों को ले आना। फॉर्मल क्षेत्र जहाँ पर सरकार की नज़र है, जहाँ पे सरकार सुविधाएं भी दे सकती है और टैक्स भी लगा सकती है आसानी से, वो हो गया एक प्रकार की परिभाषा हो गई फॉर्मल इकॉनमी की। तो लेकिन भले ही कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉर्मल इकॉनमी के लिए एक रेसिपी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर फॉर्मलाइजेशन ज़बरदस्ती किया जाए तो वो अर्थव्यवस्था को तोड़ता है, उसमें संकट उत्पन्न करता है, वो अनकॉम्पिटिटिव बनाता है। क्योंकि अगर संकट उत्पन्न हुआ तो जो लोग पहले अधिक उत्पादक थे वो उतने उत्पादक नहीं रह जाते, उनकी खुद की आय घट जाती है, पूरी अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है। अगेन, जैसा कि हम नोटबंदी के समय और उसके बाद देख चुके हैं। उसके बाद अंतिम बिंदु क्या है? हमने 5-6 कारण डिस्कस कर लिए। अंतिम बिंदु ये है कि सेंट्रल बैंक को ये भी तय करना होगा कि भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के असल फायदे क्या हैं। ये सवाल अब क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है।
लोग गूगल पे, यूपीआई, भीम पे तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं, बड़ी संख्या में लोग यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए लंबे समय तक अलग अलग सरकारों ने निवेश किया है, वो निवेश आज रंग दिखा रहा है। तो जब भारत में ऑलरेडी एक अच्छा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, तो फिर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, हमें ये भी सोचना होगा। दुनिया के कई देश जैसे कि चीन ये लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पर कई देशों में या तो इस तरह का बहुत बढ़िया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है, या फिर मार्केट कंपटीशन नहीं है, एक दो कंपनियों का ही उस पर आधिपत्य है, जैसे चीन है। तो इसलिए वो देश चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो आधिपत्य एक दो कंपनियों का नहीं रह जाएगा इस पूरे सिस्टम पर। लेकिन भारत में तो ऐसा भी नहीं है, अलग अलग कंपनीज हैं, हर कंपनी का अच्छा खासा शेयर है। तो भारत को ये सोचना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए क्या सच में हमें सीबीडीसी की आवश्यकता है, या अपना ऑलरेडी जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर काम करते रहने की ज़रूरत है। तो ये 6 बिंदु हैं जिनको मुख्य तौर पे हमें ध्यान रखना है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सीबीडीसी जो है वो सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होगी, सेंट्रल बैंक उसके लिए उत्तरदायी होगा। तो कॉमर्शियल बैंक के फेल होने के चलते, जो आम बैंक जिनको हम जानते हैं, जो ये बैंक फेल हो जाते हैं, लोगों का पैसा फंस जाता है, इसके साथ ऐसा संकट नहीं रहेगा। डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा कुछ लोग तर्क देते हैं। संपादकीय कहता है कि ये तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि एक तो भारत में बड़ी संख्या में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनके लिए एक प्रकार से आरबीआई और सरकार उत्तरदायी हैं। दूसरा कि किसी भी स्थिति में भले ही थियोरेटिकली बैंक फेल हो सकते हैं, ये बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भी फेल हो सकते हैं, लेकिन ये मानना बहुत अजीब बात होगी कि आराम से पब्लिक सेक्टर बैंक को फेल होने दिया जाएगा। खासतौर पे ये ध्यान में रखते हुए कि जब भी कोई बैंक फेल होता है तो उसके राजनीतिक परिणाम भी पॉलिटिकल पार्टियों को भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ हाल में कुछ कोऑपरेटिव बैंक जब महाराष्ट्र में फेल हुए तो ऐसा लगा, ऐसा माना गया कि उसका असर राजनीतिक पार्टियों के परिणामों पर भी पड़ा। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि ये सोचना, ये तर्क बहुत मजबूत नहीं है कि सुरक्षा के लिहाज से डिजिटल करेंसी एक अच्छा विकल्प है नॉर्मल करेंसी के मुकाबले, आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई को डिजिटल करेंसी पर अपनी बात को लाने से पहले, गाइडलाइंस को लाने से पहले इन सब बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि आर्थिक स्वायत्तता जो है, आर्थिक स्वयंप्रभुता जो है, फाइनेंशियल सोवरेनिटी जो है, मॉनेटरी सोवरेनिटी जो है, मौद्रिक नीतियों को कंट्रोल कर सकने की क्षमता जो है आरबीआई की, उसको अक्षुण्ण बना के रखना होगा। तभी किसी भी प्रकार की मौद्रिक व्यवस्था जो लाई जाती है, भले ही उसमें डिजिटल करेंसी हो या ना हो, वो देश के विकास में योगदान देने में सफल होगी। तो ये था आज का संपादकीय। हमें उम्मीद है कि आपको ये 6-7 बिंदु समझ में आए होंगे, इन्होंने विचार करने पर मजबूर किया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।